हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया हेयर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो कमर्शियल लॉ यानी कि बिजनेस लॉ, कुछ स्टूडेंट्स जो है इस सब्जेक्ट को बिजनेस लॉ के नाम से पढ़ रहे हैं और कुछ के लिए ये सब्जेक्ट्स हैं जो वो कमर्शियल लॉ के नाम से है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के बेसिस पे है। कहीं पे हम बिजनेस लॉ यूज़ करते हैं वर्ड और कहीं पे कमर्शियल लॉ, लेकिन जो बीच का कंटेंट है वो आपका सेम है, वो डिफरेंट नहीं है। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, ये कितने तरह का होता है, इसके असेंशियल्स, एंड देन उसके बाद डिटेल में हमने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है। तो अब हम बात कर रहे हैं कैपेसिटीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन पार्टीज है जो कॉन्ट्रैक्ट को कर सकती है तो ही उसको वैलिड माना जाएगा। अगर कोई पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को करने की, अगर वो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा और जो पार्टी को नुकसान होगा वो पार्टी क्लेम नहीं कर सकती है, कोर्ट भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता है। तो इस चैप्टर में हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटीज़ क्या होती है, इसके बारे में क्या कहा गया है। हमारा सेक्शन 11 क्या कहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में क्या बताया गया है। तो कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एवरी पर्सन जो कि कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसकी जो एज है वो मेजॉरिटी है, मेजर है, वो माइनर नहीं है। माइनर कौन है हमारे लॉ के अकॉर्डिंग, जो 18 ईयर से कम है वो माइनर है, और इसके ऊपर का क्या है, मेजर है। अगर कोई पर्सन जो है उसकी जो एज है वो मेजॉरिटी की है और वो कॉम्पिटेंट माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट टू एंड हु इज ऑफ अ साउंड माइंड। मतलब वो दिमागी तौर से बिल्कुल ठीक है, सोचने समझने की शक्ति रखता है, चीज़ों को समझ रहा है अच्छे से, ठीक है, कोई भी उसको गुमराह नहीं कर रहा है, उसके साथ जो हो रहा है या होने वाला है, इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या इफेक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें वो भली भांति जानता है, ठीक है, समझ सकता है चीज़ों को, वो रैशनल है, रैशनल थिंकिंग वाला पर्सन है, वो एबल है इन चीज़ों को समझने के लिए, और इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। किसी भी लॉ के द्वारा वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। किसी भी लॉ के द्वारा ये नहीं कहा जाना चाहिए कि ये पर्सन है, कोई भी कॉन्टैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Any person can enter into the contract who is competent to contract under the eyes of law। कानून की नज़रों में जो बंदा कॉम्पिटेंट है वो बंदा, सारे पर्सन्स क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हैं। अब कानून की नज़रों में कौन कौन कॉम्पिटेंट है, कौन कौन नहीं है। अ पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी, कॉम्पिटेंट होने के लिए ये पर्सन्स नहीं होने चाहिए। कौन कौन नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। अगर कोई पर्सन माइनर है तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है वो भी नहीं कर सकता। कोई पर्सन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए डिस्क्वालीफाइड किया गया है किसी लॉ के द्वारा, तो वो भी पर्सन है जो वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकता है। ओके, तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं कैपेसिटीज ऑफ अ माइनर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जो माइनर है उसकी क्या कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। तो जो हमारा मेजॉरिटी एक्ट है, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, सेक्शन 3 क्या कहता है, अ पर्सन इज डीम्ड टू हैव अटेन्ड मेजॉरिटी। पर्सन कब है जो वो अटेंड कर लेगा अपनी मेजॉरिटी को, जब वो अपनी एज के 18 ईयर्स को कंप्लीट कर लेता है। वेयर अ गार्डियन ऑफ अ पर्सन और अ प्रॉपर्टी or a both has been appointed by the court of law, he attains a majority on the completion of 21। अगर कोई पर्सन अपनी एज कंप्लीट कर लेता है 18 ईयर की, या उसके बिहार पर कोई गार्डियन है, वो कांटेक्ट कर सकता है, और वो जो 21 ईयर का हो जाएगा तो वो मेजॉरिटी की एज में आ जाएगा। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन ट्रीट किया जाएगा माइनर अगर उसने अपनी 18 ईयर एज को अटेन नहीं किया है, ठीक है। इन द फॉलोइंग टू केसेस he is treated as a minor until he attains the age of 21। इन दो केसेस में वो माइनर ही कंसिडर किया जाएगा, कब तक, 21 ईयर्स तक। वैसे तो 18 ईयर्स है
लेकिन इन 2 केसेस में वो माइनर जो है 21 ईयर तक माइनर माना जाएगा। ओके। कौन कौन से केसेस है जहां पर माइनर को माइनर ही कंसिडर किया जाएगा 21 ईयर की एज तक? जहां पर माइनर के गार्डियंस को अपॉइंट किया गया है, उसकी प्रॉपर्टी को अपॉइंट किया गया है अंडर द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। ठीक है, तो उस केस में वो माइनर है, जो वो 21 जब तक अटेन नहीं कर पाता तब तक वो माइनर रहेगा। अगर कहीं पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स के द्वारा जो है सुपरिटेंडेंस उसके माइनर की प्रॉपर्टी के लिए रखा गया है, अपॉइंट किया गया है, तो वहाँ पर भी उसकी जो एज है 21 ही मानी जाएगी। कोई पर्सन सुपरवाइज करने के लिए माइनर की प्रॉपर्टी को कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, तो उस केस में वो 21 जब तक पूरे नहीं कर लेता तब तक वो माइनर ही रहेगा। इसके अलावा क्या बताया गया है कि जो माइनर होगा वो लाइबल होगा फॉर द टोट। टोट क्या होता है? एनी सिविल रॉन्ग कमिटेड बाय हिम। कुछ भी अगर वो कानूनी तौर पर गलत करता है, कुछ क्राइम करता है, तो उसके लिए वो इंडिविजुअली लाइबल माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको पूरी तरह से छूट है, वो माइनर है, उसको बच्चा कहकर बच्चा समझकर छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर वो कुछ गलत करेगा तो उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन माइनर है, वो मान लो कुछ क्राइम कर देता है, कुछ गलत करता है, एक मेयर को ले लेता है, हायर करता है मेयर को, और वो एक्सप्रेस करता है कि इसको सिर्फ राइडिंग पर्पस के लिए ही यूज़ करेगा, लेकिन वो राइडिंग पर्पस के लिए वो यूज़ नहीं करता, और वो कुछ ऐसे पर्पस के लिए यूज़ करता है कि उसकी जान चली जाती है, वो जानवर मर जाता है। तो उस केस में इस मारने की सज़ा उसको मिलेगी। वो जो पर्सन होगा, जो माइनर होगा, माइनर नहीं उसको कंसिडर किया जाएगा, तो उसको ये जो उसने सिविल रॉन्ग किया है उसको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। तो माइनर जो है वो लाइबल होगा अपने टॉर्ट के लिए। द मेच्योरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिटरमिन्ड बाय द एज। जो इंडिविजुअल है वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है कि नहीं, ये डिटरमिन करती है उसकी एज। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है कि नहीं आ सकता, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? नो, जो माइनर है वो किसी को बाउंड नहीं कर सकता। माइनर इज नॉट बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट हिमसेल्फ। माइनर बाउंड नहीं हो सकता, उसको बांध के नहीं रखा जा सकता। हम किसी भी तरह से उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। अगर कुछ गलत भी होता है तो हम उससे अपनी चीज को क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो नॉट बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बांध सकता, बट ही मे एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड मेक द पार्टी बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पर वो किसी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो वो दूसरी पार्टी को बाउंड कर सकता है। मान लो ए और बी दो पर्सन है, ए जो है वो माइनर है। अब ए ने बी के पैसे देने से मना कर दिया, ठीक है, तो जो बी है अगर स्यू करता है तो कोर्ट तो बी की साइड नहीं लेगी बिल्कुल भी। ये जो क्लेम है वो बी को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो ए है वो माइनर है, ठीक है। अब अगर यही बी ने ए के पैसे देने होते तो कोर्ट इसको दिलवाएगी, क्योंकि वो जो पर्सन बी है वो माइनर नहीं है, माइनर के पैसे उसको देने पड़ेंगे। तो जो माइनर है वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बांध सकता, लेकिन किसी और पार्टी को बाउंड कर सकता है। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अ माइनर कैन ड्राइव द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर माइनर जो है जितने भी बेनिफिट्स उसको मिल सकते हैं वो ले सकता है, ठीक है। जैसे कि ऑन द मोर्टगेज ऑफ अ प्रोमिसरी नोट अ माइनर इज नॉट बाउंड बट ही कैन मोर्टगेजी पेई एंड इंडोर्सी। वो बाउंड नहीं होता लेकिन उसको पैसे मिल सकते हैं, वो पेई हो सकता है। तो जो माइनर है, माइनर कैन रेटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट ऑन अटेनिंग द मेज ऑफ मेजॉरिटी। जब वो मेजर हो जाएगा तो उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर सकता है कि मैं पहले माइनर था, अब मैं मेजर हो चुका हूँ। जो माइनर जो है वो भी जो भी रिसीव करेगा बेनिफिट्स कॉन्ट्रैक्ट से, वो कैन नॉट बी कंपेल्ड टू रिफंड द सेम। कैन नॉट बी कंपेल्ड टू रिफंड द सेम का क्या मतलब हुआ कि अगर इसने किसी से कुछ लिया है तो उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि इस चीज को वापस कर, वो वापस नहीं करने के लिए उसको बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो माइनर पर्सन है, मान लो एम है,
इसने 30,000 लेके रखी है बी से, ठीक है, और अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे रखी हुई है। अब जो बी है अगर एम को बोले कि या तो तू मेरे पैसे दे दे या मैं तेरी प्रॉपर्टी को सेल कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब जो एम है वो माइनर है, कोर्ट क्या करेगी, इसकी प्रॉपर्टी भी इसको वापस दिलाएगी और जो 30,000 इसने देने हैं वो भी उसको छुड़वाएगी, क्योंकि जो माइनर है उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि रिफंड करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो दिस इज एप्लीकेबल इवन इफ ही इज फॉल्सली रिप्रेजेंट हिज एज टू अवेल सम लोन एज ही कैन अपील टू हिज मिनोरिटी। क्या कह रहे हैं कि ऐसा सेम तभी भी हो सकता है। अब तो इस केस में तो पर्सन को पता था ना कि ये बंदा माइनर है, फिर भी वो उसके साथ कांटेक्ट कर रहा है। अगर वो अपने आप को झूठ से माइनर की बजाय मेजर दिखा दे कि मैं तो मेजर हूं, तो उस केस में भी क्या हो सकता है, वो अपने आप को बिल्ड कर सकता है, वो अपने आप को माइनर ही शो कर सकता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये रूल है, अब इसको मना नहीं किया जा सकता कि वो माइनर नहीं होगा, कि उसने झूठ बोला या मिस रिप्रेजेंट किया। ओके, ये हम ये वाले जो पॉइंट्स है ना हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, अंडर सेक्शन 33 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 from the court in the case of minor has fraudulently misrepresent his age. एक मिनट, the other party with whom the minor has entered into the contract can get the compensation from the court. अगर माइनर फ्रॉडलेंटली या मिसरिप्रेजेंट करता है अपनी एज को तो वो कोर्ट से कंपनसेशन ले सकती है सामने वाली पार्टी, लेकिन माइनर को नहीं बोला जाएगा। तो इसी तरह से सेक्शन 36 जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो क्या कहता है कि माइनर जो है एडमिट किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर सारे पार्टनर्स राजी होते हैं, अपनी कंसेंट देते हैं, तो उसके बेनिफिट के लिए उसको पार्टनरशिप फर्म में ऐड किया जा सकता है। ये तो आपने पार्टनरशिप में पढ़ के रखा होगा। A minor without having any personal liability can bind the principal by becoming his agent. तो जो माइनर है पर्सनल लाइबिलिटी के बिना प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है उसका एजेंट बनके। जो भी वो एक्टिविटीज करेगा उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल होगा, प्रिंसिपल को वो बाइंड कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में बांध सकता है, एंड वो प्रिंसिपल या पार्टनर की तरह एक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो जितनी भी आपको लाइंस में बताया गया है ना आपके इन वाले नोट्स में, ये आप इसके छोटे छोटे पॉइंट्स बना सकते हो। जहाँ पर आपको लगता है कि ये तो अलग बात कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर एक अलग बन सकती है, क्या पॉइंट बन सकता है। आप इसको पॉइंट्स में भी दिखा सकते हो, जैसे यहाँ से अलग बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर ये फ्रॉडलेंट और मिसरिप्रेजेंट वाली अलग से बात होगी, पार्टनरशिप का अलग बन गया पॉइंट, तो आप इनको पॉइंट्स में भी प्रेजेंट कर सकते हो। सेक्शन 68 क्या कहता है, द क्लेम फॉर नेसेसरीज इज सप्लाइड टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। सेक्शन 68 यही कहता है कि अगर कोई पर्सन माइनर को नेसेसरीज सप्लाई करता है, नेसेसरीज जो कि उसके जीवन के लिए जो बेसिक चीज़ें होती है, जो उसके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग नेसेसिटीज़ हैं। अब उसके लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो एक माइनर की लाइफ में वो चीज़ नेसेसिटी है और दूसरे के लिए वही चीज़ क्या हो सकती है, लग्जरी हो सकती है। तो वहाँ पर जो क्लेम है, क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। अगर कोई पर्सन इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, तो वहाँ पर उसको जो क्लेम है वो नहीं मिलेगा। क्लेम किसका, अगर मान लो किसी ने सप्लाई की है, चीज़ों को सप्लाई किया है, नेसेसरीज को, नेसेसरीज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नेसेसरी का मतलब है एनीथिंग जो कि रिक्वायर्ड है माइनर के द्वारा उसकी लाइफ के लिए अकॉर्डिंग टू हिज लाइफ स्टैंडर्ड। तो दिस में इंक्लूड द गुड्स सर्विसेज, ये गुड्स सर्विसेज भी हो सकती है, लोन भी हो सकता है उसकी नेसेसिटीज के लिए। ओके, तो नेसेसिटीज में तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब क्लेम की बात कर लेते हैं। क्लेम फॉर सप्लाईज
supplied can be enforced upon the minor from the estate of minor standing in his name. क्या कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन अगर किसी ने सप्लाई किया है, उसको लाइफ की नेसेसरीज के लिए गुड्स को सप्लाई किया है, अब वो बंदा पैसे नहीं दे रहा, उससे पैसे नहीं मांगने हमने, उसको कुछ नहीं कहना, माइनर को कुछ नहीं कहना, उसकी प्रॉपर्टी में से हम ले सकते हैं जो कि उसके नाम पर बोलती हो. माइनर कैन नॉट मेड पर्सनली लाइबल. माइनर को पर्सनली लाइबल कंसीडर नहीं किया जाएगा, बट उसकी जो प्रॉपर्टी है जो उसके नेम पर बोलती है उसको हम यूज कर सकते हैं ऐसे क्लेम्स को पूरा करने के लिए. अब जिसने उसकी नेसेसरीज के लिए गुड्स प्रोवाइड करी है, अब इसमें उसकी क्या गलती है? उसको पैसे ना मिले, फ्री में थोड़ी किसी को खिलाना है, फ्री में थोड़ी किसी की ज़रूरतें पूरी करनी है. तो अगर वो पर्सन नहीं पूरे पैसे उसको यहाँ तो मिल जाते, अब नहीं मिले वाले केस की हम बात कर रहे हैं ना, तो वो उसको पर्सनली लायबल नहीं मानना, हमने उसकी प्रॉपर्टी में से हमने क्लेम करना है. क्लेम आउट ऑफ द प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू द माइनर. माइनर के साथ जो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है उसमें से हमने मांगना है, लेना है. He cannot be held personally liable for the similar. He cannot be asked to expend labor in exchange. उसको काम के लिए नहीं बोला जा सकता कि तुमने हमारे पैसे नहीं दिए, अब चलो तुम इसके बदले में यहाँ पर काम करो. नो, ऐसा नहीं बोलना, ना ही पैसे के लिए बोलना. प्रॉपर्टी में से हम कुछ अपना रिकवर कर सकते हैं. दिस रूल इज इक्वली एप्लीकेबल टू द नेसेसरी सर्विस रेंडर टू हिम. गुड्स के बारे में बात कर ली. अब नेसेसरीज जो हमने सप्लाई करी है, कोई भी कोर्स वगैरह या उसकी स्टडी वगैरह के लिए कुछ भी उसको अगर हमने सप्लाई सर्विसेज प्रोवाइड करी है, तो वहाँ पर हम इसको सेम रूल ही लगाएंगे. उसको पर्सनल लाइबल नहीं मांगना, उसको प्रॉपर्टी को यूज करना है. Therefore, the lending of money to a minor for the purpose of defending a suit on the behalf of a minor in which is property. तो यही इस सब में बताया गया है आपको कि हमने उसको जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करी है, चाहे उसकी एजुकेशन की हो, चाहे उसके बिहाफ पर कुछ सूट वगैरह करना हो, या कुछ भी उसके पेरेंट्स के बाद उसके गार्डियन के तौर पर कुछ भी अगर करना है, तो उसको पर्सनली लायबल नहीं मानना. होम रेंट हो गया या कुछ और भी हो गया, तो उसको हमने उसकी प्रॉपर्टी को ही यूज़ करना है. तो अगर कोई पर्सन जो है, कोई माइनर पर्सन तोड़ता है कॉन्ट्रैक्ट को, तो माइनर के पेरेंट्स हैं जो या गार्डियंस हैं, वो लायबल नहीं होंगे क्रेडिटर के लिए, वो भी नहीं माने जाएंगे क्रेडिटर्स के लायबल. ना तो माइनर खुद माना जाएगा, ना उसके पेरेंट्स को पकड़ा जाएगा. तो अगर एजेंट के तौर पर माइनर काम कर रहा है, तो उसके पेरेंट्स को हम लायबल मान सकते हैं. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट बात करें लीगल पोजीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स बाय द माइनर. माइनर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके बारे में लीगल स्टेटस क्या है उसका. पहली बात तो वैलिडिटी के बारे में बात कर लेते हैं. वैलिडिटी ऑफ द एग्रीमेंट क्या होगा. अगर आप किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, एग्रीमेंट करते हो, द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय अ माइनर इज अ वॉइड अब इनिशियो. वो स्टार्टिंग से ही वॉइड माना जाएगा. ओके, तो जैसे ये केस स्टडी आपको बताया गया है, मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष. माइनर ने जो है 8,000 रुपीज़ गॉट अ सम ऑफ ₹8,000 आउट ऑफ द सम ऑफ 20,000 बाय एंटरिंग विद द मनी लेंडर. 20,000 में से 8,000 ही उसको मिले हैं. द लेंडर गॉट द मोर्गेज प्रॉपर्टी इन हिज फेवर फ्रॉम द माइनर. माइनर जो उसकी जो प्रॉपर्टी है लेंडर की, वो ले ली उसने, माइनर से ले ली उसने उसकी प्रॉपर्टी. तो जो माइनर है वो मनी लेंडर के ऊपर क्या कर रहा है, स्यू कर रहा है. तो कोर्ट ने यही ऑर्डर दिए थे, यही ऑर्डर दे के सेट किया था कि उसकी जो प्रॉपर्टी उसको वापस दे दी जाए, सेटिंग असाइड द मॉर्गेज प्रॉपर्टी. और जो मनी लेंडर है पेड फॉर द रिफंड ऑफ 8,000 एज पेड बाय हिम टू द माइनर. तो कोर्ट ने तो यही वहाँ पर डिसाइड किया था कि जो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट होगा वो शुरू से ही वॉइड माना जाएगा. मनी जो है वो रिकवर नहीं की जा सकती माइनर से. प्रॉपर्टी भी उसको देनी पड़ेगी और जो 8,000 है वो माइनर से वो नहीं ले सकता. ठीक है, रिफंड के लिए.
जो बेनिफिट रिसीव्ड कर रहा है माइनर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी उसको बेनिफिट्स मिले हैं वो उसके लिए नहीं कह सकते, नहीं वापस मांग सकते, कैन नॉट आस्क टू रिटर्न। ओके, माइनर इज इंड्यूस्ड द अदर पार्टी टू लेंड हिम मनी बाय फ्रॉडलेंटली, अगर वो अपनी एज को गलत दिखाता है, अपने आप को मेजर बताता है, तभी भी नहीं। ऑन द रिफ्यूजिंग टू पे द अदर पार्टी स्यूड हिम फॉर द मनी, तो यही डिसाइड हुआ था माइनर इज नॉट लायबल टू रीपे द ड्यू अमाउंट एज द कॉन्ट्रैक्ट वाज वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में आप नहीं ले जा सकते, लेके भी गए हो तो आपके फेवर में कुछ भी डिसाइड नहीं होना है। तो इन केस ऑफ अ फ्रॉडलेंट रिप्रेजेंटेशन बाय माइनर, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, सेम यही रहेगा। ये नहीं कह सकते कि माइनर ने झूठ बोला तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड ही माना जाएगा। तो माइनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ अ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, अगर सारी पार्टीज की सहमति के साथ, सारे पार्टनर्स की सहमति के साथ जो माइनर है वो अगर पार्टनरशिप में आता है तो उसको बेनिफिट मिलने चाहिए, पूरे बेनिफिट मिलेंगे, ये लीगल पोजीशन है, वो पार्टनरशिप में भी आ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय द माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो वॉइड माना जाएगा। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी इन्फोर्स्ड फॉर सच कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्स्ड नहीं की जाएगी। तो माइनर के जो पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं, वो लायबल नहीं माने जाएंगे। माइनर के क्रेडिटर्स के लिए कोई पर्सन है, ए और बी, दो पार्टीज हैं, ए माइनर है, बी जो है ए की बजाय ए के पेरेंट्स के पास चला जाता है, गार्डियंस के पास चला जाता है कि मैंने आपके बेटे से पैसे लेने हैं या बेटी से पैसे लेने हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो लायबल नहीं होंगे क्रेडिटर्स के लिए फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द माइनर। तो माइनर विदाउट हैविंग एनी पर्सनल लाइबिलिटी कैन बाइंड द प्रिंसिपल बाय बिकमिंग हिज एजेंट। तो माइनर जो है पर्सनल लाइबिलिटी के बिना प्रिंसिपल को उसका एजेंट बनके बाइंड कर सकता है, उसके एजेंट बनके जो एक्टिविटीज करेगा या थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल अकाउंटेबल होगा। तो शेयर्स के केस में जो फुली पेड अप है एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डजंट परमिट इट, अ माइनर कैन बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा हुआ है कि माइनर जो है वो हमारा शेयर होल्डर नहीं बन सकता, तो उस केस में जो माइनर है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स भी बन सकता है। कौन सी कंपनी में? कंपनी आर आर फुली पेड अप, शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर फुली पेड अप। A minor is incapable of contracting the debts, he cannot be adjudicated as an insolvent। तो उसको डेट्स के लिए नहीं बोला जा सकता, रिकवरी के लिए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो जो माइनर है वो इनकैपेबल ही माना जाएगा, वो नहीं दे सकता। अगर कोई माइनर किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में आया है, एप्रेंटिसशिप, सर्विस, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर माइनर यहाँ से कुछ बेनिफिट्स लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है और उसको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। तो गारंटी फॉर एंड बाय द माइनर, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ गारंटी इन अ फेवर ऑफ अ माइनर इज वैलिड, वैलिड माना जाएगा। जो माइनर है कैन नॉट बी अ श्योरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ गारंटी, ये इसलिए होगा, श्योरिटी इज अल्टीमेटली लाइबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, माइनर कैन नेवर हेल्ड पर्सनली लाइबल। तो जब हम गारंटी वाला टॉपिक करेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले यही बता रहे हैं कि जो माइनर है वो पर्सनली लाइबल कभी भी नहीं माना जाएगा, अगर वो चाहे वो गारंटी ले भी रहा है तो अल्टीमेटली लाइबल नहीं माना जाएगा। माइनर कैन नेवर बी हेल्ड पर्सनली लाइबल। Under the Trade Union Act 1926, any person who has attained the age of 15 years may become the member for the registered trade union provided the rules of trade union allow so। अगर किसी ट्रेड यूनियन के रूल्स अलाउ कर रहे हैं किसी भी माइनर को एंटर करने के लिए जो कि 15 ईयर्स अबव है, तो वो मेंबर बन सकता है, उनके साथ एंटर हो सकता है। तो जो माइनर है कैन बिकम द मेंबर ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एंड विल एंजॉय द राइट्स ऑफ
ऑल द मेंबर्स, बाकी मेंबर्स की तरह ये राइट्स को एंजॉय कर सकता है। उसके बाद है पर्सन ऑफ अ अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जो पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं।